हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आप लोगों का इस बायो 10 सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक मेरे माइंड में बस ऐसे ही आया कि आपकी स्टडी को बूस्ट करने के लिए एक छोटा सा सीरीज़ चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है बायो 10 सीरीज़। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और बायो 10 सीरीज इसका नाम हमने बस इसलिए रखा हुआ है कि इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हम आपको समझाएंगे वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स के अंदर के होंगे, है ना। लमसम 10 मिनट 15 मिनट के आसपास के होंगे ताकि आप बोर ना हो और आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होते रहें। तो आप सभी बहुत सपोर्ट करिएगा इस सीरीज़ को, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि इसको हम कंटिन्यू रखें और आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसके जितने भी हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक होंगे। तो आप चाहें तो आप इसका एक छोटा सा नोटबुक बना सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस सीरीज़ में सबसे पहला सीरीज़ है ये, सबसे सीरीज़ का सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है नेचुरल सेलेक्शंस, है ना। नेचुरल सेलेक्शन, हम सभी को पता है नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। और अगर हम नेचर में देखें कि नेचुरल सिलेक्शन कितने तरीके के होते हैं तो सभी को पता है नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके का देखने को मिलता है। सबसे पहला नेचुरल सिलेक्शन क्या है? स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग या सेंट्रीपिटल नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन और तीसरा क्या है? डिसरप्टिव आर डाइवर्सिफाइंग आर सेंट्रीफ्यूगल नेचुरल सिलेक्शन। इन सारे नामों को हम आपको क्लियर करते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि स्टेबिलाइजिंग या बैलेंसिंग या सेंट्रीपिटल नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमने एक ओरिजिनल पॉपुलेशन बनाया हुआ है या ओरिजिनल कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ओरिजिनल कैरेक्टर में आप ये समझ सकते हो कि ये सबसे मीन कैरेक्टर है। मीन का मतलब होता है जो सबसे फेवर्ड कैरेक्टर होता है नेचर के अंदर। नेचर के अंदर जिस कैरेक्टर वाले पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उनको हमने मीन नाम दिया हुआ है। उसके बाद जो कम फेवर्ड कैरेक्टर है उसको हम लोग पेरीफेरल कैरेक्टर या एक्सट्रीम कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेरीफेरल कैरेक्टर या एक्सट्रीम कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। नेचर में कुछ ऐसी चीजें हुई कि नेचर ने फेवर करते हैं, नेचर अगर फेवर करता है केवल और केवल मीन कैरेक्टर को। किसको? मीन कैरेक्टर को ज्यादा फेवर किया जाए और एक्सट्रीम को रिजेक्ट किया जाए। कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जिसमें केवल मीन कैरेक्टर को ज्यादा फेवर्ड किया जाए और जो एक्सट्रीम कैरेक्टर है उसको क्या कर दिया जाए? रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग या सेंट्रीपिटल। मतलब द कैरेक्टर्स विच आर फेवर्ड बाय द नेचर इज गोइंग टू बी, यू कैन से इन मिडिल, यू कैन से कि क्या है, जो पेरीफेरल कैरेक्टर्स उसको हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहा है नेचर और केवल मीन कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है। तो इसको हम सेंट्रीपिटल के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल में क्या होगा कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे। सेंटर वाले कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे? एक्सेप्ट किया जाएगा नेचर के द्वारा या फेवर किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे सेंटर में। तो पहले ये पीक ऐसा था जब ये वाली पीक, ये वाले पॉपुलेशन इधर भागने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर ज्यादा फेवर किया जा रहा है तो ये पीक हायर होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले ये पीक कैसा था? पीक आप देख सकते हो ब्रॉडर था, लेकिन यहाँ की भी पॉपुलेशन सपोज करो कि भाई कोई ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं, फेवर्ड है नेचर के द्वारा। तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन यही तो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। जब मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये पीक अब कैसा हो जाएगा? नैरोअर होगा या हायर होगा। ठीक है, तो यही क्या है? दिस इज द स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन या बैलेंसिंग। अभी हम इसका आंसर, इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक, अगला क्या है? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन ये था, ठीक है,
नेचर ने केवल एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम कैरेक्टर को शिफ्ट मतलब सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक, कोई ऐसी कंडीशन हुई जिसमें केवल एक कैरेक्टर को क्या किया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन केवल एक एक्सट्रीम को फेवर किया जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या होंगे, इधर की तरफ भागेंगे, है ना। जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इधर की तरफ भागेंगे तो ये पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला चीज है डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग या सेंट्रीफ्यूगल नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब ये है, डिसरप्टिव, डाइवर्सिफाइंग या सेंट्रीफ्यूगल नाम इसको इसलिए दिया गया कि अब क्या है, कोई ऐसी कंडीशन आई कि नेचर ने मीन को रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, बिल्कुल इसका उल्टा, है ना, सेंट्रीपिटल का बिल्कुल उल्टा, मीन को रिजेक्ट किया और एक्सट्रीम या पेरीफेरल को सेलेक्ट किया। तो पेरीफेरी वाले पहले ऐसे थे, कम थे, मीन ज्यादा था, मीन वाले भी निकल के अब पेरीफेरी की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, है ना, इस क्योंकि ये कैरेक्टर ज्यादा फेवर किया जा रहा है। तो मीन वाले कम होना स्टार्ट हो गए, मीन वाले देखिए कम हो गए, और ये सब इधर निकलना स्टार्ट कर दिए। तो जो एक्सट्रीम था अब वो इस तरीके से बढ़ जाएगा, मतलब आप कहेंगे कि एक पीक, दो पीक या दो से ज्यादा पीक में शिफ्ट हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। मतलब कैरेक्टर क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाइंग हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, पीक एक से दो या दो से तीन, मतलब आप कह सकते हो, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हुआ, पेरीफेरल कैरेक्टर को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, इसलिए इसको हम सेंटर से अवे वाले कैरेक्टर को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, है ना। अब हम इसमें इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का दो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, सभी ने नाम सुना होगा इसका, और दूसरा है जिराफ की नेक, है ना। अब इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात अगर हम करें तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आप सभी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में, ठीक है, 1920 से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस वक्त क्या था, एक मॉथ की प्रजातियां हुआ करती थी, ठीक है, जिसका नाम था बिस्टन मॉथ थे, और वहां पे वाइट विंग वाले मॉथ ज्यादा थे। बिफोर 1920 की कहानी है ये। जो वाइट विंग्ड वाले मॉथ थे, बिस्टन बिटुलेरिया कहते, वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू डार्क विंग वाले मॉथ, बिस्टन कार्बोनेरिया, ठीक, कार्बोनेरिया। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन कम था और पेड़ों की बार्क पे लाइकेन ग्रो किया करते थे, है ना, और लाइकेन वाइट कलर के जनरली होते हैं। तो ये बिस्टन बिटुलेरिया अपने आप को वहां पे कैमोफ्लेज कर लेता था, वहां पे अपने आप को छुपा लेता था, तो इसके प्रेडेटर इसको आसानी से सर्च नहीं कर पाते थे एज कंपेयर टू डार्क विंग वाले भाई तो कॉन्ट्रास्ट कलर की वजह से वो ज्यादा इजिली कैप्चर कर लिए जाते थे प्रेडेटर के द्वारा, और वो उनकी पॉपुलेशन काफी कम थी, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये बिस्टन बिटुलेरिया ज्यादा थे और बिस्टन कार्बोनेरिया कम थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 1920s के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन स्टार्ट हुआ, पेड़ों की बार्क पे शूट वगैरह डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, है ना, धुआं वगैरह हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बार्क थे, लाइकेन वैसे भी क्या है, पोल्यूशन का इंडिकेटर है, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में होता है, तो लाइकेन क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। लाइकेन धीरे धीरे वहां से गायब हो गए, तो जो पेड़ों की बार्क थी अब वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं कर रहे थे और बार्क धीरे धीरे काली पड़ गई। अब वहां पे व्हाइट विंग मॉथ वाले जो थे वो कैसे हो गए, वो इजीली उनके प्रेडेटर के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते थे, जबकि डार्क विंग्ड वाले मॉथ अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते थे। बिल्कुल रिवर्स हो गया प्रोपोर्शन, बिल्कुल रिवर्स हो गया। मतलब ये किस तरीके का है, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। जिराफ की नेक भी इसका एक एग्जाम्पल है कि ऐसा माना जाता था कि बिफोर, मतलब पहले ऐसा था कि जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू लॉन्ग नेक। ऐसा कुछ हुआ, कैटास्ट्रॉफ हुआ, धीरे धीरे घास वगैरह क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब जिराफ को क्या करना पड़ता था, अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था, स्ट्रेच करना पड़ता था, पेड़ों की पत्तियों
को तोड़ने के लिए, है ना। तो पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अब उनके जो नेक थे वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हुए। तो पहले स्मॉल नेक वाले ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू लॉन्ग नेक। बाद में क्या हुआ, ये प्रोपोर्शन बिल्कुल उल्टा हो गया, मतलब ये जो ग्राफ है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। जो कैरेक्टर नेचर के द्वारा फेवर किया जा रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से उधर की तरफ शिफ्ट हो गया, पॉपुलेशन उधर ही ज्यादा मूव कर रही है। तो ये है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल, ह्यूमन बेबी बर्थ वेट। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। ह्यूमन बेबी बर्थ वेट का मतलब ये है कि जो ह्यूमन की जो बेबी का बर्थ वेट होता है, ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुत कम वेट वाले बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा वेट वाले बच्चे भी फेवर नहीं किए जाते हैं। एक नॉर्मल वेट 3 to 4 kg के आसपास जो बच्चों का वेट है वो ज़्यादा नेचर के द्वारा सेलेक्ट, तो बीच वाला क्या है, बीच वाला ज़्यादा सेलेक्ट किया जा रहा है, इंटरमीडिएट वाला कैरेक्टर ज़्यादा सेलेक्ट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू पेरीफेरल कैरेक्टर्स, है ना। इसी तरीके से सिकल सेल ट्रेट फॉर मलेरिया रेजिस्टेंट, आप सभी को पता है HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ना। HbS सिकल सेल ट्रेट होता है और HbS सिकल सेल एनीमिक होते हैं। अफ्रीका में एक जगह है कॉन्गो के पर्सन कैसे होते हैं, मलेरिया रेजिस्टेंट होते हैं। एक्चुअली वहां मलेरिया से पहले बहुत ज्यादा डेथ हुआ करती थी। तो नेचर ने देखा कि भाई देखो, नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल वाला पर्सन है HbA वो मलेरिया रेजिस्टेंट नहीं है। जो बिल्कुल सिकल सेल एनीमिक है वो तो वैसे भी मर जाएगा, लेकिन ये वाला जो पर्सन है HbS वाला, ये बिल्कुल मलेरिया रेजिस्टेंट है। ऐसा क्यों? इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किया नेचर ने। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल पर्सन की आरबीसी पूरी तरह से नॉर्मल है, तो वहां पे प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होगा और नॉर्मल पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन से कोई मतलब है नहीं, इसकी तो ऑलरेडी सिकल, सारे आरबीसी इसके सिकल सेल्ड हो जाएंगे, सिकल सेप्ड हो जाएंगे, उसकी डेथ वैसे भी हो जाएगी। लेकिन ये जो पर्सन है इनकी 50% आरबीसी नॉर्मल और 50% सिकल सेप्ड होगी। तो सिकल सेप्ड आरबीसी का आप कह सकते हैं वहां पे प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए नेचर ने इस फिनोटाइप को, इस जीनोटाइप को सेलेक्ट किया मलेरिया रेजिस्टेंसी के लिए। ठीक, तो ये था आपका स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। और लास्ट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शनल डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का मतलब एक से ज्यादा पीक में चेंज हो सकता है। जो मीन कैरेक्टर है वो डाइवर्ट हो सकता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप कह सकते हो एडाप्टिव रेडिएशंस देखने मिलेंगे। एडाप्टिव रेडिएशंस, डार्विन फिंचेस का नाम आपने सुना है। डार्विन फिंचेस में आपने देखा था कि एक ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड से बहुत सारे जो बर्ड की जो बीक थी वो चेंज होना स्टार्ट हुई एज अकॉर्डिंग टू किस तरीके का वहाँ पे फूड सोर्स है। किसी की बीक मॉडिफाई हुई फिश खाने के लिए, किसी की बीक मॉडिफाई हुई फ्रूट खाने के लिए, किसी की बीक मॉडिफाई हुई इंसेक्ट खाने के लिए। तो एक जो मीन कैरेक्टर था वो डाइवर्सिफाइंग का मतलब यही हुआ कि वो डिसरप्ट हो गया, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रेक हो गया। तो एक पीक कई सारे पीक में चेंज हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग या सेंट्रीपिटल नेचुरल सिलेक्शन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने आपको बताया कि आप अपनी एक सेपरेट नोट बना सकते हैं इसके लिए, और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं। दिस इज एंटायरली अप टू यू कि आप इसको कितना फेमस करते हैं। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।